गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम बात कर रहे थे, तो लास्ट हमने किस टॉपिक पे बात की थी? किस पर? कारक पर। अच्छा, आकारांत। अच्छा हाँ, तो आकारांत पर हमने बात की थी, तो उस पर जो है देखो, अब इसी तरह से हमने देखना है। तो इसमें जो है ना, देखो सुनो, कल तो जो हमने किया था वो कर ही लिया था, उसको आप अच्छे जो है समझ ही गए थे, ठीक है ना। तो वर्तनी वगैरह आप जो है जान चुके थे कि वर्तनी को किस तरह से हमने जो है डील करना है और किस तरह से हमने जो है पढ़ना है। तो ये सब चीजें हम जो है समझ गए थे। आगे हम बात करते हैं। तो आप ये बताओ कि वर्तनी पे किसी का कोई डाउट है? डाउट वगैरह नहीं है ना? तो अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, एक एक दो वर्ड है, अब मैं आपको उन वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये एक काम करते हैं, चलो देखो सुनो, कुछ क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन आपको जो है कराने हैं अभी, है ना। तो उसमें देखना है। तो एक तो रे का रेफ रूप आप समझ गए थे। दूसरा रे का कौन सा रूप बताया था? रे का पदेन रूप मैंने आपको बताया था। तो ये समझ में आगे तो नहीं आया था, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप अगर इसको जैसे आप यहीं पे देखोगे तो आप इनको जो है समझ जाओगे ना। जैसे एक वर्ड है, मैं आपसे एक वर्ड लिखवाना चाह रहा हूँ, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद आप मुझे बताओ, आशीर्वाद किस तरह से आप लिखोगे? हाँ, जैसे आप मुझे बताओ, आशीर्वाद लिखो। लिख लिया? किस तरह से लिखा? ए, फिर आ, आ है या ए है बस? आ है, फिर से, ये वाला दूसरा, फिर बड़ी, व, अच्छा, आशीर, ये अब मुझे बताओ, यही लिखा? आशीर्वाद हो गया है तो रे, तो रे बताओ, यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है? वे के ऊपर, आ के ऊपर, किसके ऊपर? बताओ किसके ऊपर लगाना है? हम्म, किसके? वे, यहाँ लगा है ना, ये सौ है। के ऊपर लगेगा सर। ये है आशीर्वाद, ठीक है ना। रीजन वही जो मैं आपको मैंने कल बताया था। देखो, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आशीर्वाद को ऐसे लिखो, ए आ से, ई रे, आधा रे बनेगा वाद। आप ब्रेक करके लिखो। अच्छा, ये हो गया ना आशीर्वाद। ब्रेक करके तो आप ऐसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप ब्रेक करके लिखो। तो जब आप इसको ब्रेक करके लिख रहे हो तो आपको आशीर्वाद में जैसे आपने मात्रा लगानी है, तो ये जो रे है ना, रे वह के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वैसे इस देखो, ये अपने से पिछले वाले के ऊपर जाता, ये तो कल मैंने बता दिया था। लेकिन अगर उससे पहले पीछे कोई क्या होती है, कोई मात्रा होती है, जैसे आ का डंडा है इस तरह से, तो ये उस पर ना लग के पीछे वाले पे लग जाता। मतलब वही बात है, मतलब लगना इसने आता, लेकिन यहाँ लग गया। अच्छा, यहाँ क्यों लगा? क्योंकि ये आ की वजह से लग गया। ये आप आ को जो है पहले प्रेफरेंस दे रहा, समझ रहे हो ना। तो वो प्रेफरेंस वाली बात आ गई, और कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आशीर्वाद हो गया ना। तो अच्छा, एक जैसे आपने नाम सुना होगा, कुछ वर्ड मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना। 5 मिनट हम वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे एक वर्ड है आपके पास, उज्जवल। तो उज्जवल कैसे लिखोगे? तो उज्जवल बेस, अच्छा ये जो वर्ड है ये याद ही रखने होते हैं ना, ये और वही यही है। देखो, ऐसा नहीं है आपके पास जो वर्तनी में से है, लगभग हो गया 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, 3 सही होंगी, 1 गलत होगी। अब इसको लेकर आपने वो नहीं होना कि हम कैसे याद रखेंगे। जैसे ये है तो कुछ ही वर्ड हैं जो आपको गिने चुने वर्ड हैं ये हिंदी में, है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड है, एक जैसे है उज्जवल, तो ये है उ, अदज है, पूरज है, वेल है ना। तो गलत हो गया, उ अदज है, अदज है, वेल है। तो ये क्या हो गया? उज्जवल। तो उज्जवल में हमेशा याद रखना है क्या होता है, 2 अदज होते हैं ना, ये ध्यान रखने हैं आपने। हाँ, 2 अदज होते हैं। अच्छा अच्छा, कौन नहीं। अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, ज्योत्सना। लिखना, आप में से किसी का है? ज्योत्सना, ज्योत्सना नाम बताओ।
लिखो कैसे लिखा जाएगा। हम्म देखो ये लिखा जाएगा, आदत जे ये ओ आदत है, आदत है ने अ। ठीक है ना, इसमें बस ये ध्यान रखना होता, तय भी कैसा होता है, आधा होता है, और से भी कैसा होता है, आधा होता है। क्लियर है। अच्छा एक वर्ड होता है अधीन, होता अधीन होता है, वो बोलते हैं ना अधीन होता है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसा होगा ये होगा अधीन। कौन सा होगा, नीचे वाला ना। चलो ये सही है, ये गलत। एक वर्ड आपने सुनी रखा होगा श्रृंगार, इसमें तो कोई वो ऐसी है ही नहीं है ना, श्रृंगार। हम्म कैसे लिखा जाएगा। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जैसे ये है, सही है। कौन सा, पहले अंतर देखो इसमें। हम्म नीचे वाला है ना, ये ऊपर वाले कितने हैं? जिनको ऐसा लग रहा है ऊ- ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला। ठीक है ना, तो सुनो, देखो होता क्या बेसिकली, आप इस बात को ऊपर ध्यान। वाला सही है सर। हाँ जी, नहीं ऊपर वाला गलत है, ये गलत है, ये सही है बेसिकली। ऊपर देखो वाला सही होता, है, नेट अभी नेट में देखा सर, इस ऊपर वाला सही है। नहीं ऊपर वाला गलत है, वो नेट में गलत दिखा रहा। ठीक है ना, वो एग्जाम के हिसाब से आप सॉरी ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है ना, नीचे वाला ही सही है। वो मतलब ऐसा है ना, उसमें नेट वगैरह में दिखा रहा होगा, आप एग्जाम के हिसाब से समझो। और मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों गलत है। देखो एक चीज है ना, इसमें आप ये देख रहे हो, इस से में बेसिकली क्या है, ये रे भी लगा हुआ है। ठीक है ना, और एक रे है और एक री है, तो अब मुझे तो दो चीज नहीं होती, एक ही चीज होगी। तो ये बेसिकली एक तो से और फिर री, यहाँ डबल रे आ रहा है ना, एक तो ये वाला रे आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है ना। तो ये कंफर्म गलत है, नीचे वाला ही सही है ना। क्लियर है ना। अच्छा आप इसको वो करना, ब्रेक करना, मतलब उसको वर्ण के रूप में, जैसे मैंने बताया था ना राम को हम कैसे कैसे ब्रेक कर रहे थे कल, तो किस तरह से आप इसको जो है ब्रेक करोगे, आप बताना। बताओ। अच्छा मैंने आपको वो पढ़ाया, आपको क्या बोलते हैं संयुक्त वर्ण पढ़ाए होंगे आपको, मैंने पढ़ाए थे संयुक्त व्यंजन, सॉरी स्वर भी और व्यंजन भी है ना। तो संयुक्त व्यंजन पढ़ाए आपको, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा संयुक्त व्यंजन आप मुझे याद दिलाओ कौन कौन से मैंने पढ़ाए थे। तो एक तो ये बताया होगा, पहले आप ये बताओ, एक तो ये होता है संयुक्त, इस छह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किस किस से मिलकर बना होता, क और से। ठीक है ना, इसके बाद आगे जो है मैंने क्या पढ़ाया होगा, त्रा पढ़ाया होगा ना। तो त्रे आम मुझे होता है किससे मिलकर बना होता है, त प्लस रे से मिलकर बना होता है। उसके बाद एक तो यही पढ़ाया होगा ना, और एक ये पढ़ाया होगा। तो ये बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, जे प्लस, और एक आपके पास ये पढ़ाया था ना, यही है ना। तो ये बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना।
अच्छा आप ये देखो पहले, इसमें देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है ना। अच्छा ये तो क्लियर है, इस बात का मतलब आप समझ गए कि ये इससे मिलकर बना हुआ है। अब मुझे बताओ, देखो एक चीज ये बताओ, अगर हम ऊपर वाले वर्ण को ब्रेक करते हैं, ऊपर वाले को ब्रेक करते हैं, तो ऊपर वाले को अगर बच्चा आप ब्रेक करोगे तो आप उसको आप यहां देखोगे कि पहले तो आप इसमें ये जो श्रेय है इसका मतलब क्या है, स प्लस श्रेय, इसका मतलब यही हो गया। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो इसका मतलब एक तो आधा से, फिर रे, और अगर आप यहाँ देखोगे इसमें अब ये चूंकि ये चीज और लिखी भी आ गई ये वाली, तो इसका मतलब क्या होता है, तो री होता है, री, फिर क्या हो गया, अंगार, ठीक है ना भाई, ये तो हुआ। आप अगर इसको ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ मैंने इसका मतलब क्या बताया, तो इसका मतलब तो मैंने ये बताया ना, से प्लस रे, ये बता रखा, लेकिन इसमें री और है तो इसका मतलब री और आ गया, आया नहीं आया, ये तो आप इस बात को तो मानते हो। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो आप यहीं से देखोगे तो इसको ये से प्लस रे प्लस री। अच्छा कल मैंने आपको पढ़ाया था पंचमाक्षरी अंकी बिंदी, यहाँ अंकी बिंदी और पीछे क्या है, ग है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डे में, प्लस ग प्लस, अच्छा गा प्लस रे, है ना। इसको और आप ब्रेक कर लो, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो आप मुझे बताओ, ये आपके पास आया कुल मिला के ना। आप मुझे बताओ इसकी इसकी साउंड निकालना, स र री, मतलब यही आप देख रहे हो तो साउंड ठीक नहीं आ रही है ना, जबकि आप बोलते क्या हो, शंकर। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो रे और री एक साथ आ गए, और रे और री एक साथ बेसिकली होते नहीं है, क्योंकि साउंड कैसे निकालोगे उसकी। अगर आप अब इसको ब्रेक करोगे तो चूंकि इसमें से जो ये रे होता है, तो रे ये वाला होता है, ये होता है रे, ये रे आपने गायब कर दिया। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, आधा से, सॉरी से प्लस री प्लस अंगार, है ना, ये हो गया। तो अब देखना श्रृंगार, तो जो रे है ना वो रे के पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसी को हमने हटाया, इसी वजह से ये वाला गलत हो जाता है, रीजन इसका ये है, मैंने समझा दिया, बाकी क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है आपसे कि किसके बाद कौन सा अक्षर आता है, ये आपने ध्यान रखना है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में क्या के बाद क्या आता है, या ये जो ये वर्ण है ये किसके बाद आता है, इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली आपने याद ही रखने, मैं आपको बता देता हूँ इसकी कुछ वो है, तरीका है, आपको बताता हूँ कैसे। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से होगा कि ये जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, यह वर्ण किसके बाद आएगा, हिंदी वर्णमाला में त्रैवर्ण किसके बाद आएगा, तो बताओ यह वर्ण किसके बाद आता है। हम्म हम्म क्या के बाद, है ना। देखो इनका याद रखने का तरीका ही है, बाकी तो आपको याद ही है, मैंने लिखा रखे ए आ ई उ, ये तो सब लिखा रखे हैं ना, बाकी क्या क्या गया सब लिखा रखे हैं, तो वो तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, एग्जाम में आपके पास चार यही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसका ध्यान रखने का, याद रखने का तरीका ये है, ये आता है क्या के बाद, किसके बाद आता है, क्या के बाद, ये आता है त्रय के बाद, ये आता है जय के बाद, ये आता है स के बाद, क्लियर है ना। तो इसको संयुक्त वर्ण को आप याद रखो, और इसी से ही जो है अब इन, देखो याद रखना हिंदी वर्णमाला में इन चार में से ही क्वेश्चन पूछा है कि यह किसके बाद आता। अब वो ख को नहीं पूछेगा, ग को नहीं पूछेगा, वो तो आपको पता ही है ना, इन्हीं चार में से जो है पूछता, क्लियर है ना। और बाकी तो पूछेगा भी, तो बाकी का तो पता ही है तुम्हें, क्या है वो याद ही है, समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इनके स्थान से आते हैं क्वेश्चन। अच्छा बाकी आप ल्यूसेंट वगैरह किसी बुक से क्वेश्चन देख रहे हो, कैसे क्वेश्चन आए थे, पेपर देखा आपने, सी सेट का पेपर कितने बच्चों ने देख लिया, हाथ खड़े करना, देख लिया ना, तो उसमें क्वेश्चन तो देख लिए होंगे आपने, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलो अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लेना एक बार, है ना। तो ये है बेसिकली, तो कोई नहीं, चलो आगे हम बात करते हैं ना, आदत से, चलो आगे हम बात करते हैं, आदत से होगा ना। अब ये तो क्लियर है। तो बेसिकली देखो जो वर्तनी है, वर्तनी पे एक काम करना, कुछ वर्ण है, ये जो शब्द है कुछ है ना, इन शब्दों की एक बार जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ही है। अब मैं लिखाऊंगा तो पूरा टाइम उसी में लग जाएगा ना, तो हम एक काम करते हैं किसी टॉपिक पे चलते हैं, मैंने एक आइडिया दे दिया ये आपको ना, किस तरह से करनी है, तो थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगाओगे तो हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक बेसिकली एक चैप्टर होता है आपका जिसका नाम है विराम चिन्ह। हाँ
ठीक है ना। तो विराम चिन्ह, इसके बारे में हम जो है समझते हैं विराम चिन्ह होते क्या। अच्छा, विराम चिन्ह का मतलब आप समझते हो ना, जैसे आप जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप वगैरह होते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसी तरह से होते हैं आपके पास हिंदी में भी क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाता है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो देखो विराम चिन्ह जो है ना, विराम चिन्ह बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आपका अर्थ को अनर्थ कर देगा, है ना। जैसे आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो वाक्य लिखा रहा हूँ, ये भाव चेंज कर देता है ना। अच्छा एक बात बताओ, रोको रोको मत मत जाने जाने दो दो, शब्द तो सेम है, भाव देखना पहला वाला भाव क्या दे रहा है, रोको मत जाने दो। इस बात का मतलब ये है कि उसको जाने दो, है ना। यहाँ रोको मत जाने दो, यहाँ कहने का मतलब क्या, रोक के रखना, है ना। इसे ना जी रखना जा, सर कह रहे हैं कि नीचे वाले का मतलब है कि रोक के रखना, जाने नहीं देना है, ऊपर वाले को कि रोको नहीं, जाने दो उसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही है, अब देखो यही इसका जो है बेसिकली विराम चिन्ह का मतलब यही होता है ना। तो आपको ऐसे मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था कि विराम चिन्ह कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ना। और इसमें जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि विराम चिन्ह होते कितने हिंदी में ना। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, एक वो है हिंदी के विद्वान है श्री कामता प्रसाद, है ना। विराम चिन्ह तो काफी है, हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ना। तो आपको याद रखना है श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20, 20। तुम्हें हिंदी के वो आते हैं, नंबरिंग आती है हिंदी की, दस्तक आती है, 69 लिखना, 69, सर 69, सर 69, 79, सर 79। चलो लिखो श्री कामता प्रसाद, कामता, अरे एक विद्वान है हिंदी के, आप इतना मत जानो, बस ऐसे नाम का, कामता प्रसाद। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, सुनो, आपसे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, एक तो इनका यूज पूछा जाएगा, अच्छा देगा कि भाई इसका यूज, हम इस विराम चिन्ह का यूज कहाँ कर सकते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, इस वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, इस वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है ना, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो 20 विराम चिन्ह, आपने इन विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है। एक तो आपसे कई बार यही पूछा गया है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है ना, जैसे हम इनके नाम बताओगे, ये कौन सा, ये तो प्रश्नवाचक है ना। हाँ, तो ये तो पता ही है, इनमें से बताओ ये कौन सा है, जीरो, शून्य नहीं है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश, आपने कैसे पढ़ा इसको, जीरो क्यों नहीं पढ़ा हुआ आपने, है तो विराम चिन्ह ही ना, हिंदी में पढ़ते आए हो आज तक इसको। तो ये बेसिकली आपने विराम चिन्ह जो है देखने, इसको लाघव बोलते हैं। हाँ लाघव विराम चिन्ह। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, अरे आप लिखा रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप छोड़ो इस सब बातों को। अब एक काम करो, हेडिंग डालो पूर्ण विराम चिन्ह, कौन सा, पूर्ण, ये अड्डा बना रहा था। अच्छा एक, ये बेसिकली इस तरह से होता है ना। तो आप जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वही लिखना, बहुत कुछ है इसमें लिखाने के लिए ना, 20 के 20 पे हमने डिस्कस करना है। देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना, चिन्ह बेसिकली चिन्ह ऐसे भी लिखा जाता है, चिन्ह को आप ऐसे भी लिख देते हैं ना। अब एक बार ये उत्तराखंड में पूछा गया था क्वेश्चन, तो जो उत्तराखंड में पीसीएस 2016 का जो मेंस था ना, तो मेंस में क्वेश्चन आया था। तो मेंस में बेसिकली 10 नंबर में आए थे, तो ऐसा होता है दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह जो मेंस में ना, मेंस में आपके बेसिकली मैं आपको बता दूं, ग्रामर आती है मेंस में। तो उसमें इस तरह से आए थे, 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, उसमें 5 वर्ड थे, और उन्होंने बोला था कि उनको शुद्ध करके लिखें। कैसे, शुद्ध करके।
तो उसमें ये वाला वर्ड था, ये दे रखा था चिन्ह, इसको शुद्ध करके लिखना था, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ना। तो बेसिकली ये उत्तराखंड के, अब ऐसा होता है ना, कुछ वेरी करता है, तो उत्तराखंड के हिसाब से तो ये वाला ठीक है ना। वैसे अगर आप सेंटर के एग्जाम दोगे या कुछ और किसी और में बैठोगे तो ये दोनों ठीक है। बेसिकली ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। तत्सम मतलब वो होते हैं जिनको आपने डायरेक्टली संस्कृत से लिया है ना। तद्भव वो जो अपना रूप चेंज कर सके, जैसे अग्नि तत्सम रूप है, आग तद्भव रूप है, ठीक है ना। जैसे क्षीर तत्सम रूप है, खीर तद्भव रूप है। तो सब वर्डों के आपके पास ये चैप्टर ही आगे आएगा। तो बेसिकली जब आगे आएगा तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जैसे चिन्ह चिन्ह हम लिख रहे हैं तो मैं ऐसा लिखूं मतलब ठीक है, मैंने बता दिया। उत्तराखंड के एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। अब चलो छोड़ो इस वाली बात को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण विराम चिन्ह होता क्या है। तो बेसिकली एक इस तरह से जो है डंडा सा खींच देते हैं इसका ना। तो इसका कहाँ होता है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं तो जैसे प्राचीन भाषा में बेसिकली होता ना, जैसे एक तो इसका यूज करते हैं जब कोई वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे दे, क्या कर दे, पूर्ण अर्थ दे दे। या प्राचीन भाषा में पदों में यति के अंत में करते थे, कहाँ, यति। यति मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपने दोहे सुने होंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो दोहे के बीच लास्ट में लगे हुए होते हैं ना ये, तो वहां पर हम इसका जो है यूज करते हैं ना। तो बस ऐसा पूछा जा सकता है कि आप जो है प्राचीन भाषा में पदों में यति के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो कौन से का, पूर्ण विराम का करते हैं ना। अब ये लिखनी बात है या आपने ऐसे ही, ठीक है ना। अरे दोहे मतलब जैसे आपने कबीर के दोहे सुने होंगे ना, यह तन कांचा कुंभ का लिए फिरता साथी, तब का लगे से फूट गया कछु ना आया हाथी, है इस तरह से। काणे को काणा मत कहो, काणा जाएगा रूट, ओले ओले पूछ लो भैया कैसे गई फूट। चलो लिखो इसमें, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पदों में, तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर, यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसका वाक्य लिखना है, एक यति ऐसा लिखा जाएगा जो वर्ण ना लिखा जाए, यति। अब तो वैसे भाव समझ जाओगे, यति ई की मात्रा एकदम बोल लिया है ना, तो यति कौन सी मात्रा लगनी है आप जो है समझ जाओगे बेसिकली, है ना। तो कोई ऐसी बात है नहीं आपको। आगे इसका तो कर लोगे ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो। अच्छा इसमें जैसे हम एक वाक्य लिखना चाहो तो लिख लो, कोई भी एक वाक्य लिख लो, लिख लो। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपने अध्यापक का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। लिखो नेक्स्ट इज उपविराम, नेक्स्ट इज उपविराम। अच्छा उपविराम इस तरह से लगता है बेसिकली, पहले तो इनका नाम ही याद रखना चाहिए कि ये क्या है, कौन सा विराम है, ये उपविराम है। उप उप, ठीक है ना। लिखो किसी शब्द की सीमा निर्धारण या संवाद के लिए, शॉर्ट में लिख लो, किसी शब्द की सीमा निर्धारण या संवाद के लिए। जैसे आप यहाँ देखो, संवाद के लिए राजू, जैसे राम। जैसे आप यहाँ देखो दो आदमी संवाद कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने विराम चिन्ह ही गलत लगा दिया, देख रहे हो। तो यहाँ बेसिकली दो आदमी संवाद कर रहे हैं, तो संवाद के लिए क्या हो सकता है, जैसे राम, आप कल क्या करोगे मोहन, मैं कल पढ़ूंगा, बात खत्म, है ना। जैसे अच्छा किसी शब्द की सीमा निर्धारण का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो विज्ञान,
तो विज्ञान का निर्धारण करना, तो आप ऐसा कह देते हैं ना, विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक वरदान। तो आप ये देख रहे हो, इस शब्द की सीमा निर्धारण कर दी, समझ रहे हो ना। यहाँ संवाद में प्रयोग होगी, किस चीज में हुआ, संवाद में, है ना, क्लियर है ना। तो ये है। नेक्स्ट इज अर्धविराम। अच्छा, ये तो आप समझ गए, अर्ध नीचे क्या है, ये ऐसे करके होता है ना, समझ गए ना, कल बता दिए थे क्या क्या है। अर्धविराम इस तरह से होता है, इसको लिखो। एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में हो, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं। एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में हो। एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में हो, ठीक है ना। जैसे लिखो, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, वह मूवी देखने गया, ठीक है ना, वह मूवी देखने गया है इसलिए क्लास नहीं आया। तो आप मुझे बताओ, मूवी देखने गया इसलिए तो क्लास नहीं आया। तो आप देख रहे हो पहले वाले वाक्य का भाव किसमें है, दूसरे वाले में। तो कौन से यहाँ बीच में किस चीज का साइन आएगा, ये वाला अर्धविराम। मतलब पहले वाक्य का भाव क्या हो, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ये लिख दिया मैं, वह गांव गया है इसलिए नहीं, देख रहे हो, वह गांव गया इसलिए नहीं आएगा। तो बताओ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह गांव गया, तो इस वाक्य का भाव इसमें है या इसका भाव इसमें। इस तरह से आप इसका ना ऐसा भी कह सकते हैं, जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हैं। यहाँ देख रहे हो ना, पूर्ण पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जहां कंप्लीट बात हो जाती है, वो वाक्य अपना पूरा अर्थ दे देता। जैसे पूर्ण विराम हमने कहाँ लगाया, आप यहाँ देख रहे हो। अच्छा, कहाँ पे लिखाया था, कोई नहीं, क्या लिखाया था, पूर्ण विराम का कुछ लिखाया होगा। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है ना। तो बात पूरी होगी, है ना, अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, तो बात पूरी होगी, पूर्ण भाव दिया है। तो यही है बेसिकली। तो अर्धविराम आपको समझ में आया, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज अल्प विराम। लिखना चाहो इसमें लिख लेना कि ये पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरता, अल्प विराम। अल्प मतलब आपको बताइए क्या होता है बेसिकली, थोड़ा, है ना, अल्प विराम लिखो। इसका जो एरिया है ना, सुनो पहले इसके बारे में। इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है ना, इसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक है। तो काफी जगह इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका लिखो, इसमें ABC करके डाल लो, 3-4 जगह मैं इसका यूज बताऊंगा। पहला लिखो, जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आए, जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आए और उनमें संयोजक शब्द, और उनमें संयोजक शब्द, जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आए और उनमें संयोजक शब्द और तथा एवं वह आदि हो, और तथा संयोजक शब्द आप जानते हो ना, ब्रैकेट में लिख लेना, और तथा एवं वह आदि हो, है ना, और तथा एवं वह आदि हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। सर और के बाद फिर से बोल। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रयोग ही समझ लो, जहां एक तो समान शब्द हो, समान शब्द आप समझते हो ना, जो समान अर्थ देते हैं, समान शब्द हो,
और वहां संयोजक शब्द आते हो। संयोजक शब्द होते हैं जैसे दो शब्दों को जोड़ने वाले, और, वह, तथा, ये। तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। तो मैंने ये लिखाया संयोजक शब्द को, बस ब्रैकेट में बता दिया कि कौन कौन से। लिखो, जब दो या दो से अधिक समान पद आए और उनमें संयोजक शब्द ब्रैकेट में और, तथा, एवं, वह आदि हो। जैसे जैसे राम, सुंदर, सुशील, दयालु। राम, सुंदर, सुशील, दयालु। और कोई और तारीफ वाला एक, क्या? अच्छा, ठीक है ना, चलो कोई नहीं। राम, सुंदर, सुशील, दयालु और सबल। ले उतारो इसका, हाँ। अब आप मुझे बताओ, आप ये देख रहे हो किसकी किसकी तारीफ कर दी आपने? राम की, है ना। सभी वर्ड एक दूसरे से समूह बताते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो संयोजक शब्द होते हैं जैसे और है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, राम, सुंदर और सुशील, दयालु, सबल है, नहीं। ये जो वर्ड होते हैं ना, जो ये संयोजक शब्द होते हैं, ये बेसिक से सबसे लास्ट में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? आखिर में ही आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। बाकी ये जितने भी हैं, इसमें चाहे दो चार और ऐड कर दो, सबको किससे लिखोगे? कॉमे से, मतलब इससे ही, अल्प विराम से। ठीक है ना। अब जितनी तारीफ आप करना चाहो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। दूसरा, ऐसे वाक्य, दो वाक्य, अच्छा बी करके लिखो, जब एक वाक्य का भाव दूसरे में हो। मतलब एक वाक्य का भाव दूसरे में हो, इसका मतलब कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? अर्धविराम के स्थान पर भी, क्योंकि अर्धविराम का यूज भी यहीं पे हो रहा था। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि हम अर्धविराम की जगह क्या अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। लेकिन अल्प विराम की जगह अर्धविराम का प्रयोग नहीं कर सकते। दोनों चीज समझ रहे हो ना। तो एक वाक्य लिख लो इसमें कोई भी। वह बहुत खुश था। या वह बहुत खुश हुआ। वह बहुत खुश हुआ। फिर ये अल्प विराम का चिन्ह लगा के, वह बहुत खुश हुआ, अल्प विराम का चिन्ह लगा के फिर लिखो, वह बाप जो बनने वाला था। वह बहुत खुश हुआ, वह बाप जो बनने वाला था। लिखो नेक्स्ट इज, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइम कितना हो गया? 10:30। अच्छा 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 अच्छा। ये तो मतलब अगर ऐसा हम लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो लंबा बैठ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं बता दूं, नोट्स दे दूंगा इसके। बताओ, आप बताओ। मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। समझा देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, हमने तो कोर्स पूरा देखो ऐसा है ना। जैसे आप ये मान के चलो, नहीं नहीं, आप तो ठीक टाइम पे आए हो। तो यही करते हैं ना, छोड़ो सब बातें। देखो, एक तो इस तरह इसका यूज कर सकते हैं, जहां किसी कोई संज्ञा या सर्वनाम हो, और संज्ञा या सर्वनाम का
एक ही संज्ञा या सर्वनाम की दो जगह विशेषता बताई जाए। वैसे जितना मैं लिखा रहा हूँ ना, आप लिखो मत, जो चीज मैं बोल रहा हूँ मैं प्रॉपर ही लिख के दे दूं, है ना, इतना मैं करूंगा आपके लिए। वैसे ये जीवन का पहली बार है जो मैं ऐसे किसी को नोट्स वोट्स दूंगा, बाकी मैं विश्वास नहीं करता हूँ नोट्सों में। चलो लिखो, देखो, अच्छा सॉरी, आदत है। देखो, अल्पविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ एक ही संज्ञा या बेसिकली एक ही सर्वनाम की आप अलग अलग करके जो है विशेषता बताते हैं। अलग अलग करके क्या है, विशेषता बताते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं रावण की, किसकी, रावण की, तो हम बता रहे हैं लंका का राजा। अच्छा, इसमें क्यों बताया जाता है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी की बात की, रावण लंका का राजा, ठीक है ना, एक विद्वान था, ये विद्वान है ये। तो आप यहां से एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमने रावण की बात की, तो ये जो अल्प विराम है, अल्प विराम बेसिकली ये आपको बताता है, ये क्या बताता है कि किसके बारे में बात हुई है। जैसे मान के चलो मैं बोलूं रावण एक विद्वान था, तो ये भी तो पता होगा अच्छा कौन से रावण की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये वाली बात हो जाती है। जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ राम, ठीक है ना, राम, अब मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, राम एक अच्छा लेखक था, राम एक अच्छा लेखक है ना, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन किस राम की बात हो रही है, तो मैं बहुत बताना चाह रहा हूँ राम, फिर ये लगाया अल्प विराम लगाया और मैंने बता दिया जिसके बारे में कल आप बात कर रहे थे, तो यहाँ लिख दिया जिसके बारे में कल आप बात कर रहे थे, एक अच्छा लेखक है, एक अच्छा लेखक है। तो आप अल्प विराम से बता दिया, उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता दिया, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा, जैसे मैंने बोला राम एक अच्छा लेखक है, तो पता ही क्या चल पा रहा है किस राम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इससे जो है इसने ये बताने की कोशिश की कि किसके बारे में हम जो है बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसका प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, किसी को आप जब आप संबोधित करते हो, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मतलब सुभाष एक गिलास पानी देना, तो बेसिकली मैंने किसको, सुभाष को इंडिकेट कर दिया, तो मैंने वहां कोमा लगा दूंगा, है ना, नाम है क्या किसी का, अच्छा अच्छा, है ना। और एक दूसरा वही, जहां पर अल्प विराम का प्रयोग हो सकता है वहां भी, जैसे मैं बता रहा हूँ वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, तो वह जहां जाता है वहां पर आप इसका लगाओगे। अच्छा लिखो मत, ये सब समझ में आएगा, मैं बहुत अच्छे से लिख के दूंगा, प्रॉमिस, मैं कल तक दे दूंगा। हम्म। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे दो चार एग्जाम में आए हुए, चलो मैं आपसे एक काम करता हूँ, इसके क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन है जैसे पवन घर आया, रुको, यही क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, तो एग्जाम में आया हुआ, मैं वो भी चेंज नहीं कर रहा हूँ नाम भी। पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा, कौन सा होगा। तो चार ऑप्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। जैसे मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, बताओ, अल्प विराम उप विराम क्या होगा, अल्प विराम होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आएगा इसमें, जैसे यही था, इसमें ऑप्शन थे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, तो कौन सा होगा, अल्प विराम, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। या एक आ जाएगा हंसपाद किस विराम चिन्ह का नाम है, निम्न में से कौन सा हंसपाद चिन्ह है, या निम्न में से इस तरह से विवरण चिन्ह की पहचान करें। तो अरे बस ये समझ जाओगे, आप कर दोगे, 10 मिनट देखो, इसके आज जो है अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे हम, है ना। अच्छा नेक्स्ट एक तो है, जैसे एक कुछ वर्ड हम बोलते हैं ना, हाँ नहीं वगैरह ऐसे, तो इन जगह भी हम जो है जैसे हाँ नहीं बस, अच्छा, इस तरह के वर्ड होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं, उसने मुझे खाना नहीं दिया, तो बेसिकली यहाँ नहीं के बाद लग जाएगा, समझ रहे हो ना।
जैसे मैं बोल रहा हूँ बस, इतनी छोटी सी बात, तो यहाँ लग जाएगा ना। हाँ। तो ये है बेसिकली। नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेसिकली प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको पता ही है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां प्रश्नवाचक भाव हो, जहां प्रश्नवाचक भाव हो। इसमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द का कोई संबंध नहीं होता, उसका भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। जैसे आप कल कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि आप किससे, कहाँ से आप बात कर रहे हो, है ना। तो अब लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं तुम पढ़ रहे हो। अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, इस बात का मतलब क्या कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं यहाँ डंडा खींच दूं तो इस बात का मतलब है कि मैं बता रहा हूं कि तुम पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्या बता रहा, भाव, भाव, ठीक है ना। तो बेसिकली किसका होता है। अब अच्छा, जैसे कहीं का कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक प्रश्नवाचक शब्द होगा लेकिन बाकी कैसा होगा, नॉर्मल होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था, उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। तो कहाँ वर्ड से आपको घबराना नहीं है। कहाँ वर्ड क्या बता, उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था, तो बता दिया, क्वेश्चन मार्क हुआ ही नहीं। तो कौन सा चिन्ह आएगा, नॉर्मल होना, पूर्ण आएगा। समझ रहे हो ना, भाव होना चाहिए क्वेश्चन मार्क का भाव। क्लियर है ना। तो विराम चिन्ह वो सिंपल है। एक होता विस्मय यादि बोधक, विस्मय यादि बोधक। तो बेसिकली वेरी गुड, है ना। जैसे अच्छा है मैं बोल रहा हूँ मीरा दरवाजा बंद करो, जैसे आह जीवन कितना कठिन है, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ गया ना, विस्मयवादक बोधक चिन्ह क्या। अच्छा मैं लिख के दूंगा सब कुछ, सब समझ में आएगा, मैंने बोल दिया है ना। बस आप समझते रहो क्योंकि ऐसी कोई खास बात है नहीं, आगे हम जो है इसको समझते हैं बस। तो ये भी समझ में आ गया। एक होता उद्धरण चिन्ह। तो ये बेसिकली इस तरह से होता, ये इकारा भी होता है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो तरह से होता है, एक तो ये इकारा होता है और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है ना। जैसे इकारे का हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी कोई वाक्य है, कोई लेखक है, कुछ वो है, जैसे हम बात करते हैं पूस की रात। सुन लो भाई, मास्टर की भी सुन लिया करो, सुन लो भी, सुन लो, सुन लो। ये भगवान, जैसे पूस की रात है ना, आपने पढ़ी होगी। तो पूस की रात बेसिकली किसकी है, तो प्रेमचंद की है ना। तो इसको आप इस तरह से लगाओगे ना, इसको क्लियर है ना। और ऐसे दोहरे चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई कहावत होती है, कोई कहावत होती है ना, कहावतें, प्रसिद्ध पंक्तियां, ठीक है ना, इस तरह की। कोट को बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ किसी ने ठीक ही कहा है, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली, मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही है। तो ये बेसिकली कोट है ना। तो वहां पर जो है किसका हो सकता है, दोहरे का हो सकता है। अच्छा हम बात करते हैं, ये तो अच्छा समझो आप इसको, ये तो हो जाएगा ना। एक होते हैं योजक चिन्ह, कौन से होते हैं, योजक या संयोजक। सर सर ये जितने मेन चिन्ह है इनके हेडिंग केवल नोट करवा दीजिए। अच्छा हेडिंग नोट करनी, हाँ तो चलो एक नहीं काम सर, करो। मान लीजिए बाद में आप देते हैं तो एक अच्छा हेडिंग एक काम करा एक काम दीजिए, बाकी थोड़ा सुनो, बहुत तो समझ लेंगे। एक काम करते हैं, मैं सबकी हेडिंग लिखा देता हूँ और उसके चिन्ह के बता देता हूँ ये कौन सा चिन्ह है ना। लिखो योजक चिन्ह, ये चिन्ह इस तरह से बनाओ, ठीक है ना, ये योजक चिन्ह। अच्छा योजक बोलते हैं इसको, संयोजक बोलते हैं। अब इसका यूज देखो कहाँ कहाँ है ना। अब इसका यूज लिखना चाहो, देखो सुनो, अगर विपरीतार्थी शब्द होते हैं, मतलब अपोजिट, जैसे लाभ हानि, रात दिन, माता पिता, ठीक है ना। तो बेसिकली वहां इसका यूज हो सकता है। जैसे अगर दो खंड है और दोनों प्रधान है, दो खंड दोनों कैसे हैं, प्रधान है, जैसे हवा पानी। तो अब मुझे बताओ हवा भी इंपॉर्टेंट है, पानी भी इंपॉर्टेंट है, वहां तो अपोजिट था। जैसे हम बात करते हैं लोटा डोर, तो डोर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोटा डोर उसमें
आप बेसिकली कुएं से पानी निकालते थे ना लोटा डोर की सहायता से, तो अगर लोटा है तब भी पानी नहीं निकलेगा, केवल डोर है तब भी पानी नहीं निकलेगा ना। बेसिकली माता पिता है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से होते हैं, कुछ होते हैं जहां और शब्द छुपाओ, क्या हो, और शब्द छुपाओ। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण मैं ऐसे लिख दूंगा, और उसका मीनिंग क्या दे रहा है, राम और लक्ष्मण। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से कुछ सहचर शब्द होते हैं, जैसे तन मन धन, समझ रहे हो ना, मिलना जुलना वगैरह वगैरह, पानी वानी, इस तरह से ना। कुछ संयुक्त क्रिया है, जैसे संयुक्त क्रिया का पढ़ना लिखना, ठीक है ना। इसी तरह से कई होते हैं जैसे दो शब्द बार बार आते हैं, मतलब दो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैंने बोल ही दिया बार बार, तो बार बार लिखोगे वहां बीच में लगा दोगे, धीरे धीरे, ठीक है ना। और इसके बाद कारक के स्थान पर, ठीक है ना, तो कारक स्थान के बाद लिखो जैसे पद के भेद। नेक्स्ट इज निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ये बेसिकली इस तरह से होता है निर्देशक चिन्ह। अच्छा, दोनों सेम होते हैं। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और ये लिखो जैसे उदाहरण, जैसे लिखते हैं ना, राजू तुम घर कब आओगे, जैसे किसी से वार्तालाप वगैरह करते हैं तो ये होता है ना। और एक होता है विवरण चिन्ह, कौन सा होता है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब जैसे नोट उदाहरण आप इस तरह से लिखते हो ना। वह ई वह रहने, तो क्या बोल भी तो दिया मास्टर ने। हाँ। जब मैं कहता हूँ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे नहीं देखते, जब मैं कहता हूँ सुन लो मास्टर की सुनते नहीं। यही तो दिक्कत है जीवन में, और क्या। नेक्स्ट इज, अच्छा ये समझ गए ना क्या है इनका प्रयोग है ना। अब लिखो, एक लिखो कोष्टक चिन्ह। हम्म अब ये बेसिकली इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, कोष्टक ब्रैकेट बोल देते हैं इसको इंग्लिश में ना, ठीक है ना। अच्छा इसका प्रयोग कहाँ होता, किसी का अर्थ बताना हो, किसी का अर्थ बताना हो, जैसे इसका प्रयोग बेसिकली हम वहां करते थे, जैसे आप कभी नोवेल वगैरह पढ़ते हो ना, तो नोवेल वगैरह में हम इनका जो है यूज करते हैं। जैसे हम बात करें किसी की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। अब ये जो शहर वर्ड है, ये बेसिकली बता रहा है किसको, सुबह को। लेकिन शहर वर्ड नोवेल के अनुसार जो है ना, नोवेल के अकॉर्डिंग, या आप जो नोवेल वगैरह आप पढ़ते हो वो बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं वहाँ। तो पढ़ते समय तो हमने शहर पढ़ना ताकि फ्लो बना रहे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे उसका, क्या लिख देंगे, सुबह, तो बता देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ भगत सिंह, आप नोवेल पढ़ रहे हो, तो भगत सिंह ने कहा मातृभूमि के लिए मैं अपना शीश भी दे सकता हूँ। तो बेसिकली अब आप नोवेल पढ़े हो तो आप ऐसे ही पढ़ गया, जैसे मैंने पढ़ा, कितना गंदा पढ़ा है ना। अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं भगत सिंह ने, अब ब्रैकेट में लिख दूं उत्तेजित होकर, तो अब आप जोश में पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली वही बात है, उसके भाव को बताता है वो। देखो पहले ऐसा होता था ना, जैसे जो, अब क्या है, अब तो बेसिकली सिनेमा आ चुका है, मोबाइल वगैरह आ चुके हैं। तो पहले नोवेल वगैरह ही, बुक्स ही लोग पढ़ते थे एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। तो वो पढ़ते थे, तो उसमें कहानियां, स्टोरीज वगैरह वगैरह होती थी, काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती थी। तो वो फ्लो नहीं टूटे आदमी का, जैसे वो पढ़ रहा है तो उसको एक ऐसे फील है कि एक मूवी चल रही है, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली लोग उसी दुनिया में पहुंच जाते थे नोवेल वगैरह पढ़ते हुए, तो फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए था। तो बताते थे कि किस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब तो आजकल आप मूवी वगैरह देखते हो। नेक्स्ट इज हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह, ठीक है ना, या इसको आप बोल सकते हो विस्मरण।
हंस पद या विस्मरण, इसको आप इस तरह से लिख लें, ऐसे करके, है ना। जैसे देखो क्या लिखा, हमें अपना, अब इसमें देख रहे हो कुछ छूट चुका है, तो क्या छूट चुका है, कार्य। तो बेसिकली जो छूट गया है, तो हम इस साइन से जो है बता देते हैं कि ये छूट चुका है। अब ऐसा है ना, पूरी लाइन नहीं काटते हैं ना, तब इसलिए यहाँ पे जो है ये बता दें, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट इज, तो ये समझ गए ना। तो जैसा होता है ना, कहीं पर छूट जाती है कोई चीज, छूट जाती है, पूरा वाक्य लिखते हैं, तो आपको समझ गए विस्मरण। या अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हंस पद चिन्ह कौन सा होता है, तो ये होता, चार ऑप्शन होंगे ना। एक होता लाघव चिन्ह, कौन सा होता, लाघव। ये बेसिकली यही होता, जीरो। बेसिकली इसको लिख लो, उत्तर प्रदेश। ये संक्षेप में लिखने के लिए होता है ना, किसी का, जैसे आप जो है, जैसे आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर, है ना। तो इसी तरह से आप इसको जो है बेसिकली लिख सकते हो, ठीक है ना, डॉक्टर डॉक्टर जो कुछ भी है ना। बेसिकली आगे हम बात करते हैं लोप चिन्ह, कौन सा, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ये होता है, लोप चिन्ह, है ना। जैसे समझ गए, उसने गाली देते हुए कहा, डोट डोट डोट, सुधर जा नहीं तो गोली मार, ठीक है ना। बस वही लोप हो, मतलब कुछ ऐसी बात जो आप नहीं बताना चाहते हो ना, तो डॉट 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 करते हैं ना। जैसे काफी बार मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ, तो डॉट 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 कर देता हूँ। हाँ, लिखो। नेक्स्ट इज दीर्घ उच्चारण, या ये दीर्घ उच्चारण या क्लुप्त चिन्ह, ये बेसिकली एस क्या कर। अच्छा, ये दीर्घ उच्चारण या क्लुप्त चिन्ह का मतलब होता है कि जब किसी को पुकारने के लिए करते हैं, जैसे मैंने ये पढ़ाया भी था, राधे। दीर्घ उच्चारण या इसका दूसरा नाम है क्लुप्त। अगर पहले आपसे ये पूछा है क्लुप्त चिन्ह कौन सा, इस तरह से करता है ना। तो इसका मतलब ये होता है जैसे हम किसी को पुकारने का, हाँ, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, राधा, लेकिन बीच में एस लगा दिया, इस बात का मतलब राधा को पुकार रहे हैं, तो राधा, आपने जो है खींच के बोला ना। तो जैसे नोवेल वगैरह पढ़ते हैं ना, मैंने बताया ना, हिंदी बहुत ज्यादा समृद्ध है। अगर आप हिंदी का कोई प्रॉपर नोवेल अगर आप पढ़ोगे, तो आपको पूरा प्रॉपर वो ऐसे फील देता है जैसे आप इंग्लिश का नोवेल पढ़ोगे, आपको पता ही चलेगा उसका भाव क्या है। लेकिन हिंदी इतनी ज्यादा समृद्ध भाषा है कि आप इसको कोई भी नोवेल पढ़ोगे, तो जो बात वो कहना चाह रहा है ना, उसी तरह से आपको फील करा देगा। जैसे आप इंग्लिश में नहीं पुकार सकते किसी को राधा, आप सर बोर्ड का अक्षर नहीं दिख रहा, सर बोर्ड का अक्षर स्पष्ट नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्या कर सकते हैं।
रहने दो यार। अच्छा समझ गया ना, चलो मैं बता देता हूँ ना। देर को चार फ्लोचित का मतलब आपको बता दिया है कि जैसे हम किसी को पुकारने के लिए करते हैं ना, तो जैसे हम राधा, ठीक है ना, मोहन, हाँ, ठीक है ना, देख लो और कोशिश करके कुछ बात बन जा, ठीक है ना। और आगे अब हम बात करते हैं पुनरावृत्ति चिन्ह। कैमरा ब्लर हो रहा है सर ये। हाँ वो कैमरे का दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुके रहो। कैसे हो गया इसको? ठीक हो गया। हम्म? पुनरुक्ति चिन्ह, इसी को अनुवृत्ति भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति भी लिख लेना, एक ही नाम है ना। इसका वाक्य मतलब आप समझते हो ना कैसे? जैसे 5 मतलब जैसा कोई वाक्य बोलते हैं। ये लिख, अब इसी को लिख देता है इस तरह से, 5 किलो चीनी और 5 किलो दाल, ठीक है ना। तो अब देखो किलो को हमने क्या काम करा, रिपीट किया, तो ऐसा कर देते हैं नीचे लगा देते हैं हिंदी में, इस तरह से आपने बचपन में लगाया होगा ना, तो इसी को बोलते हैं क्लियर ना। आगे होता है टीका। क्या होता है? टीका। तो टीका बेसिकली ऐसा होता है जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे ना। अच्छा ये जो टीका वर्ड है ना, टीका सूचक शब्द, टीका, इसको कैसे बना देते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे थोड़ी, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कुछ वर्ड के ऊपर ऐसे एक या दो करके लिखा रहता है, और उसको चैप्टर के पीछे जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। समझ रहे हो ना। तो जैसे मान के चलो कोई नॉवल वगैरह कुछ आप पढ़ रहे हो, और यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है ना, और कोई एक वर्ड आ गया बीच में, अब उसकी आपको डेफिनेशन बतानी है, तो उस पर स्टार बना देंगे या कुछ एक दो लिख देंगे, और फिर पीछे उसके बारे में डिटेल से बता देंगे उसके बारे में। क्लियर है ना। तो ये है बेसिक। एक होता है रेखा चिन्ह। क्या होता है? रेखा, रेखा बेसिकली इस तरह से। तो जैसे मान के चलो कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं, अब किसी बात को अंडरलाइन करना है आपको ना, इंग्लिश में अंडरलाइन करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बात है, उसका फोकस आना चाहिए एकदम, तो उसी को क्या करते हैं, रेखा चिन्ह बोलते हैं, है ना। एक होता है तुल्य सूचक। क्या होता है? तुल्य सूचक। तुल्य सूचक का तो आपको पता ही है, तुल्य मतलब बराबर, इस तरह से होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ धरा, तो किसी को बराबर लिखूं पृथ्वी, हो गया ना। तो बस यही है, मैं लिख रहा हूँ पाषाण सर शिला। क्या आपने बोला? तुल्य सूचक? सर आपने हेडिंग क्या बोली? रेखा चिन्ह के बाद तुल्य सूचक? हाँ, तुल्य सूचक, तुल्य का सूचक। क्लियर है ना। एक होता है समाप्ति। समाप्ति बेसिकली इस तरह से कर सकते हैं, पर ऐसे ही तो करते हैं। एक होता है
एक पॉइंट जैसा ही होता है ना। बस इसकी खास बात ये होती है कि जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बेसिकली क्या है, आप मुझे बताओ इसकी साउंड क्या आएगी गजल। तो जैसे साउंड आएगी, ठीक है ना, वर्ड है है ना। जैसे जैसे एक वर्ड और ख्वाब, वॉइस ब्रेक हो रही सर। ख्वाब, ठीक है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है नहीं। चलो जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज जाने की। सर आ रही, लेकिन आपकी आवाज धीरे आ रही है। ठीक है भाई, अब आवाज आ रही है ऑनलाइन में, यस सर। आ रही है ना। चलो फिर, तो बेसिकली इसका प्रयोग हम करते हैं उर्दू के वर्ड के, जैसे ख्वाब। अब जैसे ख्वाब है, आपको गले से साउंड निकालिए ना, शेर शायरी में निकालते हैं ख्वाब। जिंदगी, वैसे तो जिंदगी होता है, लेकिन जब शेर शायरी करते हैं तो क्या निकालते हैं, जिंदगी। हाँ, भारी ये पड़ डुला दी जाए। अरे तो झड़ुआ मार दे तू, बच्चे कुछ तो कर दियो। कुछ तो सुनते नहीं ना, अकेले का करी। देखो कौन आया। कौन? कौन? अरे भाभी। चलो लिखो नेक्स्ट इस, अच्छा सुनो, क्लियर है ना, आवाज जा रही है भैया ऑनलाइन में। आ रही है सर। अच्छा सुनो, इधर फोकस करो, देखो सुनो, इसका ऐसा है, आप लोग जो है ना, इसको मैं दे दूंगा है ना, ये समझ में आ जाएगा, आओ तो इसकी टेंशन नहीं आज। लेनी। तो आगे हम बात करते हैं ना। आओ। तो काल नहीं रहा नमक छाप के मांगे पड़ा। ठीक है ना, ना एक ही वर्ड, इनका भेजी तुम कहन बे। पढ़त रहन तुम कहन बे ना नहीं करी। ठीक है, माइक बंद कर लो बोलो। नहीं ऑनलाइन में, पढ़ाई नहीं हो पा रही, नहीं पढ़ के दी। अरे वो गद्दा खिसक था। नहीं दुई है, लाई वाला है, बॉक्स वाला है। कुछ रखे नहीं, नहीं माँ कहाँ रखी। दुई तो दीवान है वहीं दादी ने। यार बर रही है, छत्ता लगा ली इसे। अबे देखे नहीं, लेकिन पेड़ में लाग है। नहीं नहीं, पेड़ में लाग इतना बड़ा है, डर लग रहा है। आई तो ना, लेकिन ये अबे गई अमरू टूरे तो देख के भागी। अब ना ध्यान देती तब तो झेल गई नहीं है। हम्म? हाँ अच्छा वही बीच डाका रहते तेरे भुलाए गए। माइक बंद कर वही दो दिन बोलो। अगर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी भी। देखो सुनो, इधर फोकस करना,
देखो मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ आप एक काम करो, क्लास अटेंड कर लो बस, है ना। अगर आपने जैसे आपने ये देखा, अगर इससे रिलेटेड के देखो बेसिक क्वेश्चन ही आना, आपको ये तो पता ही बहुत हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाने का, तो बेसिक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। बाकी अब इतना ये है, दूसरा ये है कि अब आप इसको अगर एक बार जैसे मान के चलो आप बुक से भी पढ़ोगे तो भी बात बनी जानी है आपकी, है ना। बुक वगैरह से ही पढ़ लोगे, जैसे मैंने बता दिया कि ये चिन्ह वगैरह होते हैं, एक बार रीडिंग लेके बुक लेके बैठोगे तो भी बात बनी जाएगी। ऐसा तो नहीं होने का बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आने का। इसी तरह से एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, ठीक है ना। अब उपसर्ग और प्रत्यय आपको बेसिकली जानने हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली देखो होता क्या है। जो आपके पास उपसर्ग और प्रत्यय है, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन इससे जो है पूछ लिए जाते हैं ना। अब बेसिक क्वेश्चन आएगा उपसर्ग से भी और प्रत्यय से भी, है ना। और एक होता है समास, इनको हम कर लेते हैं, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ जितना मैं करा रहा हूँ आप ये देखो। देखो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हो मिनिमम कम से कम 40 लेक्चर चाहिए होते हैं ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपके 8 या 9 लेक्चर लूँ, और 8-9 लेक्चर में से ही आपकी पूरी क्लियर, ठीक है ना। और कोई ऐसी बात नहीं है कि सर बहुत लंबा गैप है ना। आप ये देखो अभी क्या है, देखो वैकेबलरी बाहर से आ सकती है, जो ग्रामर है ग्रामर का पोर्शन पूरा यहीं से आएगा ना। तो बेसिकली आप ये देखना, जो मैं आपको करा रहा हूँ आप इसी को फोकस करो। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, है ना। तो आप पहले हेडिंग डालो उपसर्ग, उपसर्ग। हाँ ये चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो गया ना, उसको मैं बता दूंगा आपको, है ना। उपसर्ग, देखो पहली बात तो ये है कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग को आप देखो सुनो, मैं अब बताना स्टार्ट करूँ। देखो उपसर्ग बेसिकली ऐसा होता है, कोई मूल शब्द होता है, मूल शब्द में यह आगे लग जाता है, कहाँ पे लगता है, मूल शब्द में आगे लगकर उसके शब्द को ही, उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को ही बदल देता है। जैसे एक शब्द है सत्य, आपने इसमें एक ए उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, असत्य। एक वर्ड है क्या, गमन, उसमें जो है आपने आ लगा दिया तो क्या हो गया, आगमन, ठीक है ना। तो उपसर्ग का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो उपसर्ग से हम जो है विलोम बना सकते हैं, अपोजिट। उपसर्ग से आप पर्यायवाची बना सकते हो, जैसे एक वर्ड है भ्रमण, तो भ्रमण आप जानते हो किस चीज का भ्रमण करना, इसका आगे आपने परि लगा दिया तो क्या हो गया, परिभ्रमण, ठीक है ना। एक है शुद्ध, और ए लगा दोगे तो अशुद्ध, और बी लगा दोगे तो विशुद्ध, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। इसी तरह से अच्छा ऐसा भी है, कोई नया वर्ड भी बन सकता है, तो आप विलोम भी बना सकते हो, पर्यायवाची बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, जैसे एक वर्ड है आपके पास शासन, आपने इसमें अनु लगा दो तो क्या हो जाएगा, अनुशासन। तो शासन एक अलग था, अनु लगा तो क्या हो गया, अनुशासन, ठीक है ना। एक है कार, तो कार का मतलब होता है करने वाला, कार का मतलब करने वाला, तो इसके आगे आपने अधि लगा दिया तो क्या हो गया, अधिकार। तो अर्थ ही चेंज हो गया, है ना जी। उसमें क्या लगा, ठीक है ना। कोई नहीं, अब देखो ये तो समझ में आ गया। तो आप एक काम करो, इसके बारे में लिखो, वह शब्दांश या अवयव, वह शब्दांश या, वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द से पहले लगाकर, जो किसी शब्द से पहले लगाकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर, उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर, अर्थ में परिवर्तन, ठीक है ना। अच्छा इस पे देखो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता, मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे, क्या है बेसिकली आप समझ गए। लिखो देखो, आपसे एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन पूछा था आपसे ये पूछा जाएगा, देखो एक वर्ड दिया जाएगा आपसे, कोई भी एक शब्द दे देगा ना, कि जैसे आपके बाद इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ मैं, फिर आपसे जो है पूछा जाएगा। जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन है ए, अब, अनु, अन, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास जो है उसमें आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र, प्रख, आत, इस तरह से ना।
मतलब इस तरह से क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा जटिल होता है, ऐसा नहीं होता कि आसान होते हैं ना, उपसर्ग पहचानना मतलब थोड़ा सा टफ है। लेकिन इसका जो बेसिक क्वेश्चन है फिर भी जैसे आपको देखो होता क्या है, आपको अब तक ये तो पता था कि उपसर्ग क्या है, तो आप ये तो आप आइडिया लगा पाओगे कि अगला वाला छांटना है, क्योंकि प्रत्यय होता है पीछे लगा हुआ है ना, तो एक ऑप्शन प्रत्यय भी होता है, एक उपसर्ग भी होता है, एक दो ऑप्शन को आप जो है एलिमिनेट कर पाओगे ना। और एक शब्द से अगर थोड़ी बहुत हिंदी आती है, सुना सुनाया वर्ड है, तो आप निकाल पाओगे उसको, है ना, एक आइडिया लग जाएगा। जैसे अब मैं आप सब इसमें एक तो ये फैक्ट लिखो, संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग, हिंदी में 13, उर्दू में 19। उर्दू ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत में 22, हिंदी में 13 तथा उर्दू में 19। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो तुम्हें ये 22 के 22 उपसर्ग रटने होते हैं ना। अब प्रॉब्लम वही है, समय आपके पास कम है ना, आप रट भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, जैसे एक पहला एक उपसर्ग होता है अति। क्या होता है, अब सुन लो, 5 मिनट सुनो है ना, अब लिखना मत। अब ये देखो, आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग याद करने हैं, हिंदी के भी याद करने हैं, उर्दू के भी याद करने होते हैं ना। तो अब ये क्या है, इसका मैं चार्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे जो है बेसिकली मतलब मैं आपको फोटो वोटो खींच के दे दूंगा, अब आपके पास बुक वगैरह तो है नहीं। तो अब देखो एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अगर चैप्टर को ओवरऑल भी आप देख लेते हो क्लास में, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाना है, समझ रहे हो ना। फिर कुछ चीजें तो आपको खुद से ही पढ़नी है ना, मान के चलो मैं लिखा हूँ तो फिर लिखाने में इतना ही टाइम लग जाएगा, सिलेबस भी पूरा कराना। तो बता देता हूँ, एक बार सुन लो। देखो एक उपसर्ग है आपके पास अति, क्या है, अति। हम संस्कृत के देखते हैं, पहले किसके देख रहे हैं उपसर्ग, संस्कृत के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अति का मतलब क्या होता है, तो अति का मतलब होता है अधिक। बोलते नहीं यार तूने अति कर दी, अति का मतलब क्या होता है, अधिक, या होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अति का मतलब क्या है ना। तो जैसे आपसे एक वर्ड है रिक्त, तो रिक्त में आप जो है अति लगा दो, तो क्या हो गया अतिरिक्त। जैसे एक वर्ड है अधि, अधिक, अधि में आप अधिक अति लगा दो तो क्या हो जाएगा अत्यधिक। समझ रहे हो ना। अब प्रॉब्लम यही है कि जैसे चेंज हो जाते हैं, जैसे अति में अति प्लस अधिक क्या हो जाता है अत्यधिक। अब ये आधा तय कैसे बन गया, ये सब आप सीखोगे संधि विच्छेद से, किसे, संधि विच्छेद से जो है आप सीखोगे सीधे, ठीक है ना। जैसे अति प्लस एक वर्ड है आचार, आचार, और उसमें आप अति लगा दो तो क्या हो जाएगा अत्याचार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा अति उपसर्ग है। अब आप देख रहे हो ना, वैसे आपको क्या देखो, मैं पूछ रहा हूँ अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको लग रहा होगा अ है, जबकि है क्या अति। आप देख रहे हो ना। अब ये होगा कैसे ठीक, वही मैं बता रहा हूँ। जिस बच्चे की संधि विच्छेद ठीक होंगी उसका ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या है, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, अभी तो केवल आप रिलैक्स करो, मतलब ये समझो कि धीरे धीरे आएंगी चीजें, है ना। तो आपने उससे नहीं घबराना। एक है जैसे अधिक, अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर या ऊंचा। जैसे मैं कह रहा हूँ कार, कार में अधि जोड़ देता हूँ अधिकार। जैसे मैं कह रहा हूँ पति, तो पति में अधि जोड़ देता हूँ अधिपति, इस तरह से, है ना। तो बेसिकली ये है, तो आप इनको जो है एक बार देख लेना ना। मैं बस बता देता हूँ आपको किस किस तरह से आपने जो है करना है, ठीक है ना। इसी तरह से 13 उपसर्ग होते हैं किसमें, हिंदी में। जैसे एक तो होता है सिंपल आप, है ना। जैसे छूत, छूत में जिसको टच कर सकते हैं ए लगा दिया तो अछूत, जिसको टच नहीं कर सकते। ज्ञान, ए लगा दिया तो अज्ञान। एक होता अन, जैसे मैं कहता हूँ मोल, तो अन लगा दिया तो अनमोल। मोल आप जानते हैं क्या होता, कॉस्ट टाइप है ना, कहते हैं ना। हम्म, जैसे पढ़, पढ़ में अन लगा दिया तो अनपढ़, ठीक है ना। अधिकार, अन लगा दिया तो अनधिकार। इसी तरह से जैसे उनका मतलब होता है एक कम, उनका मतलब क्या होता है एक कम। जैसे मैं कह रहा हूँ 30, तो 30 का मतलब 30, अब मैं इसमें उन लगा देता हूँ, क्या हो गया 29, तो मतलब 30 से एक कम। जैसे मैं कह रहा हूँ 60, एक कम कर तो उन लगा दिया तो 59, समझ गया ना, एक कम। इसी तरह से होता है ओ का मतलब होता है हीन। जैसे गुण, तो क्या हो गया ओ गुण। जैसे लाद, ओ लगा दिया तो औलाद, लाद का मतलब बेसिकली बोझ होता है। हाँ हाँ मजाक नहीं, लाद का मतलब क्या होता है बोझ। जैसे आप ओ लगा देते हो तो क्या हो जाता है औलाद, ठीक है ना। कु का मतलब आप जानते हो बुराई वगैरह। तो इस तरह से ऐसे किस्म होते हैं, कुछ उर्दू में होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थे, तो आपको ये वर्ड आपने ध्यान रख रहे हैं, मैं लिख के दे दूंगा, आप एक बार इनको जो है एक बार रीडिंग मान लेना।
और देखो दूसरी बात, आपने कंपटीशन में आप एक बात समझो, कंपटीशन आप वही निकाल पाएगा जिसको ये पता है कि क्या नहीं पढ़ना। अच्छा है पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है ना ये। अब तुम मैं करने के लिए तो देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको बुक लिखाऊं मैं इतनी सारी, अब मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँ, ठीक है ना, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैंने बुक दे देनी मैडम को, या मैम बैठी रहती टाइपिंग के लिए, इन्होंने टाइपिंग करनी है ना। और आपने देखा होगा मैं आपको कभी ज्यादा काम देता ही नहीं, मैंने आपको आज तक मैथ्स में भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं ना। रीजन यही है कि अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे ना तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, और इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब आप देखो जितनी पीडीएफ आप इकट्ठी कलेक्ट करे बैठे हो, कुछ नहीं है, वो केवल गड्ढा बन चुका है पीडीएफ। समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई में अपने, मैं बार बार यही बात बोलूंगा आपसे कि अपने कंटेंट को जितना ज्यादा तुम लिमिटेड रखोगे, इतनी इजीली आप सिलेक्शन ले लोगे। समझ रहे हो ना। अगर तो तुम्हें लगा ऐसा रहा हो कि सर क्या है, सर करा नहीं रहे, कराने के लिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं किसी बुक की पीडीएफ भी लगा सकता हूँ। आजकल आपको पता है सब जगह होती है, हर बुक की पीडीएफ होती, मैं लगा सकता था, मैं यहाँ समझा सकता था। लेकिन आप यकीन मानना, सबसे गंदा तरीका है। चाहो तो मैं आपको एक मिनट जो है बात बताता हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया जाता हूँ मैं आजकल पढ़ाने ना, नाम लेना तो ठीक नहीं है। तो वो बेसिकली डिफेंस का है, तो वो 11th-12th में है बच्चे, वो है ना। तो 11th-12th में है उनका, जो सबसे अच्छी मुझे वहाँ बात लगी ना, तो उनके डायरेक्टर ने हमें बुलाया, ठीक है ना, ऑफिस वगैरह में। तो बोले कि सर आप पढ़ाना स्टार्ट करो, तो मैंने कहा सर पढ़ा देते हैं। मैंने कहा चलो, अब डिजिटल बोर्ड वगैरह था, तो हमने कहा अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं पीडीएफ ले गया रेडी तैयार करके, और वो पीडीएफ से पढ़ाया, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। बोले कि सर आप पढ़ा बहुत अच्छे रहे, नो डाउट। बोले बस हम हाथ जोड़ रहे हैं, एक तो हमारे बच्चों को आप पीडीएफ मत देना, और एक पीडीएफ से पढ़ा मत देना। मतलब उन्होंने स्पेशल बोला, अब वो रिटायर कर्नल है, ठीक है ना, मतलब कर्नल की पोस्ट से रिटायर है। तो फिर उनको मतलब रीजन क्या है, क्योंकि वो एग्जाम क्वालिफाई है। अब दूसरा क्या है, वो एसएसबी बोर्ड में बैठते थे पहले, तो अब दूसरा क्या है, वो जानते हैं कंपटीशन का। उन्होंने यही बात बताई कि देखो सर आप तो पीडीएफ दे दोगे, पीडीएफ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे आप पीडीएफ में पढ़ाते हो, तो पीडीएफ में तो अथाह आप लिख कर ले आते हो, फिर क्या है, आप डिक्टेट करते रहते हो, ठीक है ना। तो आप इतना ज्यादा बच्चे को बता जाते हो, बच्चे पे हो जाता है बर्डन। फिर बच्चा कहता है कि करूँ तो करूँगे, इसका कितना याद करूँ मैं इसमें। होता नहीं होता भाई, जैसे मान के चलो मैं पीडीएफ लेकर आऊँ, मैथ्स की पीडीएफ ले आऊँ, या किसी सब्जेक्ट की ले आऊँ, जीएस की ले आऊँ या हिंदी की ले आता, तो अभी जैसे मैं लिखाऊंगा तो मैं लिखाते समय स्किप कर देता हूँ बहुत सारी चीजें, मैंने कहा यार इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं बता रहे। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास कंपाइल रहता, कम रहता, तो आपके पास लिमिटेड चीज ही पहुंचती है, लेकिन ऐसी चीजें पहुंचती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अब मान के चलो मैं पीडीएफ से पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ में तो टाइपिंग के लिए हम दे देते हैं। अब जब टाइपिंग के लिए देते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि खुद हम लिख के देते हैं, टाइपिंग भी कैसे कराते हैं टीचर लोग, कि एक बुक दी और बुक दे देते हैं, नुकलो जी इसको कर दो टाइपिंग। और वो बुक लेके और उसमें बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं। और उसमें क्या है, उसमें टीचर को भी रहता है, क्योंकि बिना पीडीएफ के पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिना पीडीएफ के आपको अपने दिमाग से बोलना। पीडीएफ में तो आप खड़े हो गए, बोर्ड पे पीडीएफ चल रही है, वहीं से देख रहे हैं, जो फैक्ट याद नहीं है तो पीडीएफ में वहां लिखा हुआ ही है डिजिटल बोर्ड पे सामने ना। तो ये जो है ना, आजकल जो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, बेसिकली हिंदी मीडियम में, उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यूट्यूब है। जैसे बच्चे आजकल करते क्या है, मैं देखता हूँ, आप भी शायद करते हो, अगर कर रहे हो तो इसको स्किप करो आज से ही। डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, और डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, और पता है किस टीचर से करंट अफेयर पढ़े, जो करंट अफेयर खुद पीडीएफ से पढ़ा रहा है। और मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा नालायक, जब तुझे ये पीडीएफ करंट अफेयर याद नहीं आ रही, तो ये तू बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकता। एक चीज है ना, मुझसे वो क्वेश्चन मैथ्स का नहीं हो रहा, मैं तुमसे कैसे उम्मीद कर लूंगा, मैं टीचर हूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। भाई मुझे करंट अफेयर, मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ और मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, और मुझे करंट अफेयर याद नहीं है, मैं पीपीटी के थ्रू तुम्हें करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, और मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम डेली के जो है ये 8-8 10-10 पीडीएफ आप जो है 10-10 पेज की पीडीएफ कलेक्ट करते रहो, और 360 दिन में आप इतनी अनंत पीडीएफ जो है इकट्ठी कर लो। तुम्हें लगता है तुम उसे याद कर पाओगे? कभी भी याद नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। इसलिए तुम देखते हो जितने भी सिलेक्टेड होते हैं लोग, वो यही बोलते हैं लिमिटेड कंटेंट रखो, एक ही मैगजीन पढ़ो, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ो, एक कोई रिपीटेशन करो। क्योंकि रीजन ये है कि आज ये करंट पढ़ी, कल नेक्स्ट वो करंट पढ़ी, थर्ड दिन वो करंट अफेयर पढ़ी, अब वो सब इकट्ठा करते रहते हैं और सब गड्ढा बन जाता है। और दूसरी बात है, पढ़ कितना ही लेना आप, जिसको आप रिवाइज नहीं करोगे, जिसको आप मल्टी टाइम्स, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने बताया था एक दिन 20 बार, जिसको आप 10 से 15 बार नहीं पढ़ोगे ना, वो पढ़ा और बेपढ़ा सब एक सा हो जाएगा। मान के चलो आपको कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, सर ने आज पढ़ाया और आपने पढ़ के कॉपी बंद करके रख दिया, तो आपसे ठीक वो रहा जो उस समय मूवी देख रहा था। मान के चलो आज आप क्लास आए, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किसी सब्जेक्ट की क्लास हुई, आप पढ़ के गए, टीचर ने पढ़ाया, आपने थोड़ा सा याद करा, घर ले जाकर कॉपी बंद करके रख दी, और आप उसको जो है रख के आगे, ऐसी है ना। एक बालक था,
कि वो जो है पढ़ने ही नहीं आया आज, वो मूवी देखने चला गया, है ना। तो आप ये मानना आपने तो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा गलत करा। ना तो आप घूमे ही, ना आपने मूवी देखी और ना आप पढ़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो पढ़े हो तो सही से पढ़ो, ना तो उससे बेहतर है कि फिर बंक मारो और मूवी देखो। इस वजह से मुझे सबसे अच्छे बच्चे वही लगते हैं जो बंक मारते हैं ना। तो एक जीवन है यार, मतलब 84,000 योनियों के बाद ये जीवन मिला है, और इसको भी तुम ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो फिर मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब जो पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे वैसे जितना ज्यादा आप बचोगे ठीक है। और ये बात तुम्हें रियलाइज भी हो रही होगी भाई कितने पीडीएफ आप कितना याद कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात ये है ना, जैसे मान के चलो किसी टॉपिक पे तुम्हें लिखना है, जैसे मेंस में होता है क्या, जैसे मान के चलो किसी टॉपिक पे तुम्हें लिखना है, तो कोई टॉपिक है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको उसके बारे में लिखना है, किसके, कि बेसिकली जैसे आप ये देखो कि एक जो है आंदोलन वगैरह हुए थे, ठीक है ना, सोशल रिफॉर्म हुए थे। तो सोशल रिफॉर्म में लिखने हैं, तो सोशल रिफॉर्म में जैसे अब पर्टिकुलर ऐसा तो आना नहीं कि आपसे पर्टिकुलर अंबेडकर के बारे में पूछ लें, पर्टिकुलर आपको के किसी वो उसके जो है राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ लें। ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर के बारे में तो मेन से पूछा नहीं जाने का, आपसे पूछा क्या जाएगा, ओवरऑल भी पूछा जाएगा कि उसमें जो है फेमिनिज्म में क्या उसका इफेक्ट पड़ा है ना, मतलब दलितों पे क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब एक पूरी सोसाइटी के ओवरऑल ही पूछा जाता। अब आप उसको पढ़ कितना ही लेना। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है कि खूब पढ़ के जाते हैं, पीएचडी सी रिसर्च टाइप की करके जाते हैं ना। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ नहीं पता होता, वो क्या काम रखते हैं, वो देखते हैं अच्छा मेंस है, हमने ये देखना है कि सोसाइटी में इस चीज से क्या इफेक्ट हुए, तो सोशल रिफॉर्म देखेंगे, वो देखेंगे दलितों पर क्या इफेक्ट हुआ है ना, महिलाओं पर क्या इफेक्ट हुआ, और इससे पहला होता है तो महिलाओं पर क्या इफेक्ट होता है। हर लाइनों में जो है ना, हर टॉपिक में वो 10-10 लाइन रट कर चले जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन आता है, कम याद रहता है, वो लिख भी देते हैं। और जो ज्यादा से पीएचडी करके चले जाते हैं ना, वो बैठते हैं कि इसमें करूँ तो करूँ क्या। अब क्योंकि पूरी अंबेडकर पे भी एक बुक पढ़ के आ चुका है वो, ठीक है ना, और उस पर जो है राजा राम मोहन राय पे भी जो है 3-4 बुक पढ़ रखी है उसने। अभी रहता है इसमें करूँ तो करूँ क्या, वो समझ में ही नहीं आता उसका। तो जितना आप कंपाइलेशन रखोगे और जितना लिमिटेड रखोगे, इतना इजी है तुम्हारा सिलेक्शन। और मैं रियल में बता रहा हूँ, जो मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट रहा है तो हो सकता है यही कारण रहा हो, समझ रहे हो ना। तो यही है, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ अपना कंटेंट को जितना ज्यादा लिमिटेड हो रहा है इतना कम, इतना लिमिटेड कर लो जितना कर रहे हो। एक बुक की, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखना, उसी को मल्टीपल टाइम्स करना। मतलब अगर डिसाइड कर लिया है कि पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत से पढ़नी है तो उसी से पढ़नी है। दूसरी आगे बहुत लोग ज्ञान देंगे कि ये ले लो, डीडी बसु ले लो, ये ले लो, होगा वो मैं मानता हूँ कि अच्छी बुकें हैं सब कुछ है, लेकिन दिक्कत वो भी है तो कि इतना करोगे क्या। मेन बात तो ये है, 12-13 सब्जेक्ट है, तुम्हें एग्जाम तक लेके भी तो जाना है, लेके कितना जा रहे हो, और कट ऑफ ही तो क्लियर करनी है। मेंस की कितनी कट ऑफ जाती है। तो इस चीज पर आपने जो है मतलब ध्यान रखना है, जीएस वगैरह में सब में। तो ये मैं बता रहा था, उन्होंने जो है ना यही बात हमें बोली कि सर आप जो है ना पीडीएफ से मत पढ़ाना प्लीज, क्योंकि आप आओगे पीडीएफ हमें देकर चले जाओगे, बच्चों को लेकर चले जाएंगे, बच्चे पीडीएफ कलेक्ट करते रहेंगे, और फिर ऐसा होता जब आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आप भी अथाकथा पता नहीं कहाँ की कहाँ तक कितना कहानी ज्ञान देकर चले जाते हो। उन्होंने बोला कि हमें तो इनका सिलेक्शन चाहिए बच्चों का, और सिलेक्शन हो जाएगा कि आप जो है लिमिटेड इनको पढ़ा दोगे, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन आना है। तो ये होता है। तो उनकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस बंदे को मतलब है एक टाइप की। तो ये है इसमें, समझ गए होगे जो बात मैं बताना चाह रहा था ना। जैसे ज्यादा हो गया क्या, ठीक है ना। तो सुनो, एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है ना। 10 मिनट बाद जो है करते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है एक क्लास और लगा लेते हैं ना, याद है 1 घंटा और पढ़ लेते हैं। 1 घंटे बाद 10 मिनट बाद आ जाना, 10 ऑनलाइन में भी 10 मिनट बाद आ जाना। चलो। हम्म, चलो थैंक यू।